साथियों नमस्कार। इंडिया यूएस रिलेशनशिप को हम देखेंगे। हम मेंस पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। हर एक एस्पेक्ट को एक इंट्रोडक्शन, फिर कैसे रिलेशनशिप इवॉल्व होता है, कुछ स्कॉलरली ओपिनियन हम देखेंगे, खासकर हमारे जो टॉप लीडर्स हैं। फिर किन क्षेत्रों में हम यूएस के साथ कोऑपरेशन करते हैं, भारत अमेरिका के संबंधों में क्या चुनौतियां हैं, और व्यापार को लेकर खासकर ट्रंप के एरा में बहुत समस्याएं हैं। ट्रंप 2.0 की क्या मायने हैं, क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्रंप ने जारी किए हैं, इसकी क्या ग्लोबल इम्प्लीकेशंस है, इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड देखेंगे, और फाइनली कंक्लूजन देखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, एक ब्रीफ आपको मैं चीजें कुछ कुछ बता देता हूं। देखो, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो डिमांड सप्लाई पे चलती है। मतलब कि जो डिमांड होगा वही चीजें सप्लाई की जाएंगी, सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। सोशलिज्म में सरकार डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। और एक थर्ड वर्ल्ड समझना होगा, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान एक नॉन अलाइनमेंट का भी कॉन्सेप्ट था। नॉन अलाइन जो मूवमेंट है, जिसमें कि भारत था, थर्ड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था। चर्चा में अभी मुनरो डॉक्ट्रिन था। वैसे तो ये बहुत ही पुराना डॉक्ट्रिन है, 1823 का। जेम्स मुनरो जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने दिया था कि जो यूरोप है वो हमारे बैकयार्ड में, हमारे पड़ोस में नहीं झांकेगा, हम उसके मामले में दखल नहीं देंगे। डुनरो डॉक्ट्रिन जो डोनाल्ड ट्रंप का है, तो उसी को इन्होंने रिवाइव किया है, जिसका नाम दिया जा रहा है। जैसे कि आपने वेनेजुएला के केस में देखा कि कैसे जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे उनको उठा लिया गया, और उनकी वाइफ को भी, और न्यूयॉर्क कोर्ट में केस चल रहा है। वेनेजुएला क्राइसिस हमने डिटेल में देखा है, ग्रीनलैंड क्राइसिस को हमने डिटेल में पढ़ाया है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति, बार बार इस वर्ड को कोट करते हैं। नाउ ट्रंप 2.0 हम डिटेल में देखेंगे। कोल्ड वॉर हमने समझा कि यूएसए एक तरफ, यूएसएसआर दूसरी तरफ, और बेसिकली डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, बॉम्बारी नहीं हुई, लेकिन एक पॉलिटिकल लेवल पे या साइकोलॉजिकल लेवल पे एक वॉर चल रहा था कि हम बड़े तो हम बड़े। न्यूक्लियर क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत जब 1974 में परीक्षण करता है, और 1998 में जब ऑपरेशन शक्ति करता है, और 1974 का स्माइलिंग बुद्धा, तो कैसे यूएस को ये नागवार गुजरती है। टैरिफ्स की बात करेंगे, खासकर ट्रंप एरा में उन्होंने बहुत सारे टैरिफ, 50% तक टैरिफ को इंक्रीज कर दिया था। लेकिन अभी जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, तो उसने बोला कि भाई जो है इतना आप टैरिफ जो है वो अ, ट्रंप के पास इतनी पावर ही नहीं है कि इस तरह के इमरजेंसी मेजर्स को लगा करके आप टैरिफ को बढ़ा दें। आप अपने पावर को एक्सीड किए हैं। और ट्रंप बहुत भला बुरा जो है, आप उनका ट्रुथ सोशल अगर देखेंगे तो उस पर बहुत भला बुरा भी उन्होंने बोला है कि ऐसे जो जजेज हैं वो कैसे देश के हित में फैसला लेंगे। तो जो 10% है, ट्रंप ने खुद से ही बोला है कि अभी 150 दिन के लिए हम 10% करते हैं, उसके बाद का देखा जाएगा। इमिग्रेशन, H1B वीजा जो क्राइसिस है, हम लोग पूरे चैप्टर को देखेंगे। एक शॉर्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इमिग्रेशन, क्योंकि अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब पूरे वर्ल्ड इससे रिलेटेड है। जो इमिग्रेशन है, ट्रंप का क्या कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में दूसरे देशों से लोग आकर हमारे लोगों का जॉब खा जाए। तो इसीलिए जो H1B वीजा वीजा का मैटर है वो बहुत हॉट रहता है। ट्रेड को लेकर भारत का अगर सबसे बड़ा जो व्यापार के मामले में कंट्री, जो साझेदार देश है, वो कौन सा है? अमेरिका ही है। अगर भारत सबसे ज्यादा अगर निर्यात, एक्सपोर्ट किसी देश को करता है, तो अमेरिका को करता है। हालांकि जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है करीब $45 बिलियन का, वो मतलब भारत जो है वो ट्रेड सरप्लस में है और अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है। और ट्रंप इसका कई बार फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि फेयर डील नहीं है, हम जो है हमसे ये खरीदो, हमसे तेल खरीदो, सेल जो गैस है वो खरीदो, और नहीं तो हम काटसा लगा देंगे। आपको पता ही है, काटसा का मतलब है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। नाउ इन्वेस्टमेंट को लेकर अमेरिका अच्छा खासा इन्वेस्ट करता है इंडिया में। एफडीआई उसी के अंतर्गत आएगा। सीएसपी, यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बीच नहीं है केवल, हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जब ये जैसे ही वर्ड जुड़ जाते हैं, जैसे अमेरिका के साथ कॉम्प्रिहेंसिव जुड़ा, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो लार्जर एरिया है उसको हम कवर कर लेते हैं। नाउ डिफेंस एग्रीमेंट्स है कई सारे, चाहे वो लेमोआ हो जिसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, कोमकासा कम्युनिकेशन के लिए हो, एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट EOMA हो, या फिर बेसा हो। ये सभी जो, या भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाना, या जो हमने अभी 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स की बात कही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेशनशिप में इंडिया का देखा जाता है। नैम अमेरिका को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत डायरेक्टली जो है हमारा समर्थन कर दे। नैम का मतलब ये हो गया,
उनका कहना भी था। इवन जो आप यूएसएसआर के भी अगर उस समय के तत्कालीन जो लीडरशिप को देखेंगे तो उनका भी कहना था, दोनों का कहना था, ईदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। कोई न्यूट्रलिटी का मैटर आपके साथ नहीं होगा। एलपीजी रिफॉर्म्स आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में होती है। उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करके हमने एक नई आर्थिक नीति को अपनाया था, और मनमोहन सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज्यादा, एज फाइनेंस मिनिस्टर था, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो एक तरीके से जो हमने उस समय का तत्कालीन अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो क्या हुआ था, सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, कई सारे कंट्रीज में बट गया था जो सोवियत यूनियन था। जो जो उसका मेजर कंट्री बचा वो रसिया है आज का। तो कहने का अर्थ है कि हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, लिबरलाइज किया और बहुत सारे सेक्टर्स को खोला जो प्राइवेटाइज हुए। ये अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस को बूस्ट करने में काफी सहायता पहुंचाया। 123 डील हुआ 1998 में, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उस टेस्ट के बाद अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगाया था, बट सैंक्शन ज्यादा दिन तक टिका नहीं, 6 महीने तक वो सैंक्शन चला था। फिर अमेरिका को लगा कि भाई भारत ना एनपीटी पे साइन कर रहा है ना सीटीबीटी पे साइन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने एक 123 नामक डील लाया 2005, जो उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार थी। और काफी, मतलब ये डील जो है उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा चर्चा में था, और न्यूक्लियर डील हमने साइन कर लिया, और ये विन विन सिचुएशन जैसा आप मान सकते हैं। क्वाड जो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इसमें बेसिकली 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये चारों देश, इसको माना जाता है कि एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आप अपने आंसर में डायरेक्टली इस तरह नहीं लिखेंगे कि ये जो है अमेरिका का इनिशिएटिव है जो चाइना को काउंटर करेगा। नहीं, जब आप क्रिटिसिज्म लिखेंगे तो उसमें इस तरीके का बात लिख सकते हैं कि चाइना हमसे नाराज हो सकता है, या चाइना से हमारी सिर्फ एक बॉर्डर लगती है, बाकी इन तीनों देशों का कहाँ लगता है, ना अमेरिका का लगता है, ना जापान का लगता है, ना ऑस्ट्रेलिया का लगता है। तो आप इस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख सकते हैं। G7 जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं उनका है, और तब के समय से 1970s का बना हुआ है जो है, मतलब रसिया भी इसका पार्ट था, बट रसिया को आपको पता है कि क्रीमिया एनेक्सेशन हुआ, और उसके बाद 2014 में रसिया को जो है वो निकाल भी दिया जाता है। तो जी, उसके बाद इसमें G7 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि G7 में भारत को भी इनविटेशन मिल रहा है कि आप भी आइए, एज नॉन मेंबर ही यहाँ पार्टिसिपेट कीजिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं उन्हीं को ऐसा गेस्ट के रूप में मौका मिलता है। G20 18th जो G20 समिट हुआ, वसुधैव कुटुंबकम हमने अपना थीम रखा था, और नई दिल्ली में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन भी उसमें आया, बहुत सारी उसमें आउटकम्स आए। तो अमेरिका भी जो है उसमें पार्टिसिपेट किया ऑफ कोर्स। तो G20 का मेंबर जो मेजर इकोनॉमीज है वो है। आरआईसी और एससीओ से जब आप बात करेंगे कोई भी चैलेंज की, तो उसमें इसको और ब्रिक्स को भी दिखाएंगे कि जो अमेरिका है इन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पसंद करता है। आरआईसी में आर रसिया है, आई इंडिया है और सी चाइना है, और एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इन दोनों में ही इंडिया चाइना कॉमन मेंबर्स हैं, इनफैक्ट ब्रिक्स में भी कॉमन मेंबर्स हैं, और इन तीनों में अमेरिका एब्सेंट है। तो अमेरिका को लगता है ये कहीं ना कहीं जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कई बार डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, और अमेरिका जैसे ही, खासकर ट्रंप, ये सुनते हैं कि भाई डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है कि डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाए किसी अन्य करेंसी से, तो उनका पारा चढ़ जाता है कि भाई फिर तो हम सैंक्शन लगा देंगे, राइट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। मिडिल ईस्ट आपको पता है कि जो एनर्जी है उसके लिए जाना जाता है, भारत में तो रेमिटांस के लिए भी जाना जाता है। करीब 90 लाख लोग भारत के रहते हैं उधर गल्फ कंट्रीज में। तो अमेरिका के बहुत सारे जो मिलिट्री बेसिस हैं यहाँ पे लोकेटेड हैं, तो आप इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका एक जिपर स्टेट के रूप में देखता है, और इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अपनी ऑपरेशंस को चलाने के लिए। खासकर जब अफगानिस्तान में अमेरिका वर्षों तक फंसा रहा, फाइनली जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने विड्रॉल किया अपनी फोर्सेस को। इसराइल और अमेरिका के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से, क्योंकि जो इसराइल में ज्यूज की लॉबी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और आप देखेंगे जो नोबेल प्राइजेस मिलते हैं ना वो अधिकतर ज्यूज को ही मिलते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड है ज्यूज का। तो अमेरिका के साथ और खासकर जो ट्रम्प है उनके साथ तो रिश्ते जो है इनके बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के साथ तो हम जब ये डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड में हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे कन्वर्ज करते हैं, कहीं नहीं, कहाँ नहीं कन्वर्ज करते हैं,
तो ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना। ईरान पे हमने देखा कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सही नहीं है, सैंक्शन लगाता है। अमेरिका को लगता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर इन जो है एक तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने के लिए काम कर रहा है, तो उस पर सैंक्शन लगाया। बराक ओबामा ने कोशिश किया था अपनी सरकार में कि कहीं ना कहीं कुछ P5+1 की स्ट्रेटजी, जिसमें वन जर्मनी था, कि कुछ न कुछ स्ट्रेट करके और ईरान को कंट्रोल किया जाए। बट ट्रंप का आपको पता है काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। यूक्रेन, रशिया यूक्रेन क्राइसिस से आप जोड़कर देखेंगे कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारी दोनों ही तरफ, वेस्ट से भी और रशिया से भी, दोनों तरफ हम रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन क्राइसिस में जो वेस्ट, खासकर अमेरिका है, वो हमसे उम्मीद करता है कि हम यूक्रेन का साथ दें। इंडो पैसिफिक वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो पैसिफिक किस सेंस में इंपॉर्टेंट है? जब आप एक IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। क्वाड की सेंस में जब इसकी बात करेंगे, नाम से ही आप देखिए, और अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज भी करता है। पहले एक वर्ड था एशिया पैसिफिक, तो एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक जो नोमेनक्लेचर है, अपने आप में इंडिया की सेंट्रलिटी या इंडिया की इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ स्पेस में आप खुद जो देखिए, अमेरिका का नासा है और इंडिया का इसरो है। बहुत सारे कोलाबोरेशन है, चाहे चंद्रयान 1 हो या निसार हो या एक्सियोम हो, जितनी बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि जो नासा है हमारे साथ मिल करके काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज में अगर आप देखेंगे तो ट्रंप का थोड़ा रवैया अलग है। एक हम लोग पढ़ते थे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ये आपने GS में भी जरूर पढ़ा होगा। हमें ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो कॉमन तो हैं, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होगी। जिसकी जो कैपेसिटी होगी वो अपने अनुसार कंट्रीब्यूट करेगा। बट ट्रंप कहते हैं नहीं भैया, हमको क्या मतलब है, मेरी इकोनॉमी, पैसा ही सब कुछ है, मेरी जो इकोनॉमी के लिए जो चीज अच्छा होगा वो मैं करूंगा। आपने जो पेरिस डील साइन किया, जो है, जो बराक ओबामा थे उस समय, हम नहीं मानते उसको, हम उससे बाहर आते हैं, हमको इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि इनफैक्ट WHO है, इससे ट्रंप जो है बोले, अभी हाल ही में पिछले महीने उन्होंने कहा कि हमको कोई मतलब नहीं है, हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ रहे हैं। करीब 66 जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ उसमें UN के हैं और कुछ नॉन UN के हैं, ट्रंप बोलते हैं कि हम इससे बाहर आते हैं, ये सब डिफंक्ट हो चुके हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये हमारे पैसों पे पल रहे हैं और फलाना फलाना, आप चीजों को समझ गए। तो एक तरीके से फ्रेंड्स, पूरी अगर आप जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है, इससे आप समझ पाएंगे कि अमेरिका सोचता कैसे है, अमेरिका की थिंकिंग कैसी है, और भारत का जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो कहाँ अलाइन करता है, कहाँ अमेरिका के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट करता है और कहाँ अमेरिका के इंटरेस्ट से जो है वो कन्वर्ज करता है। सो लेट अस स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग इंडिया US रिलेशनशिप। हमने एक ब्रीफली आपको बता दिया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब आपको इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। देखिए, हमने बताया दोनों देश कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बीच में ट्रंप ने 50% तक का टैरिफ भारत पर लगा दिया था, लेकिन जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है और उसके बाद जो ट्रंप ने कहा है कि अभी पूरे वर्ल्ड पे हम 10% का लगाते हैं, बाद में इसको देखेंगे। अगर पूरी इतिहास देखें कि कैसे अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो इवॉल्व हुए हैं, कैसे वो आगे बढ़े हैं, तो अगर हम जब से भारत आजाद हुआ और 1960s के डिकेड में देखेंगे, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो भारत ने क्या बोला? पंडित नेहरू ने बोला कि हम किसी भी ब्लॉक्स में शामिल नहीं होंगे, हम नए नए आजाद हुए हैं, हमें अभी अपनी डेवलपमेंट पर फोकस करना है। हम किसी एक गुट में शामिल हो जाएंगे तो दूसरा गुट हमसे नाराज हो जाएगा, हम गुट की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करेंगे, हमारी अपनी नीड्स है। हम ऑलरेडी 190 ईयर्स तक एक कॉलोनी रहे हैं, इंपीरियलिज्म के शिकार रहे हैं, साम्राज्यवाद का शिकार रहे हैं, उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं, कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे हैं। हमें दोनों देशों से जरूरत है, हमें दोनों ब्लॉक से जरूरत है। हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं। हालांकि इस पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। बहुत, जैसे सी राजा मोहन जैसे स्कॉलर्स जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, उनका ऐसा मानना है कि भारत कभी नॉन अलाइन था ही नहीं। और वो एक आर्टिकल भी उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने लिखा कि नैम इन कोमा, कि कोमा में नैम, और उसमें वो कहते हैं कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी, इस तरह का ये जो फॉरेन पॉलिसी था, ये बिल्कुल आइडियलिज्म था
और भारत कहीं ना कहीं यूएसएसआर के साथ अगर ट्रीटी कर रहा है 20 इयर्स का ट्रीटी 1971 में, तो कहाँ हमारी न्यूट्रलिटी रह गई? तो और इसके क्या फायदे मिले जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, हमको कोई बेनिफिट मिला किसी से? तो खैर वो डिबेट अलग है, हम लोग यहाँ इंडिया यूएस रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो उस समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने अच्छे रिश्ते डेवलप कर लिए, और पाकिस्तान तो इसको तैयार ही था कि हमको पैसा दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, 1970 के दशक में न्यूक्लियर टेंशन आया। हमने बताया ना कि 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया। अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 1971 में भी देखेंगे तो जब लिबरेशन स्ट्रगल चल रहा था कि बांग्लादेश को यानी पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया जाए, तो जो अमेरिका है वो पूरी तरह से साथ दे रहा था किसका? पाकिस्तान का। और उस समय कुछ ही महीने पहले अगस्त 1971 में हमने ट्रीटी साइन किया था यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, सोवियत रशिया के साथ। तो वो हमें काम आया और हमें किसी भी तरीके से हमने सिचुएशन को मैनेज किया, बांग्लादेश को लिबरेट किया। उसके बाद 1980s का दशक आया और हमने एक एफर्ट्स लगाया कि रिलेशनशिप को स्टेबलाइज किया जाए। हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी वो 1982 में अमेरिका जाती भी हैं। उसके पहले 1979 में अगर आप देखेंगे तो जो सोवियत रसिया है इसने अफगानिस्तान पे इंटरवीन कर दिया। और उस समय जो इंडिया का स्टैंड था वो, मतलब इंडिया ने एक तो एब्सटेन कर गया वोटिंग से जब यूएन में वोटिंग हो रही थी, और दूसरा बोला कि हम पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो एक तरीके से जो आप देखेंगे ना, तो इंडिया का जो हमेशा से स्टैंड रहा है ना, वो दोनों को मैनेज करने की कोशिश करता रहा है। 90s में देखेंगे कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, पोस्ट कोल्ड वॉर का एरा आ गया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गया। हमने बताया अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले एरा शुरू हो गए, तो अमेरिका के साथ तो व्यापार बढ़ने ही थे। इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम दे रहे हैं, लिबरलाइज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, रिस्ट्रिक्शंस जितने भी लगे थे कि आप इतना परसेंट ही लगा सकते हैं, उसको हमने खोल दिया। प्राइवेट सेक्टर जितना आ सकता है, बैंक में आ सकता है, अलग अलग सेक्टर्स में आ सकता है। तो फिर अमेरिका को तो ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके लिए तो ठीक ही लगेगा। नाउ 2000 के दशक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिखेगा। जो क्लिंटन साहब है वो, उनका विजिट होता है। 2005 में अभी हमने चर्चा की सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। 2010 के डिकेड में आप देखेंगे तो फोकस रहा रक्षा पर, जो आतंकवाद को काउंटर करने पर और आर्थिक क्षेत्रों पर। 2016 में हम मेजर डिफेंस पार्टनर अमेरिका हमें बनाता है। फिर क्वाड के बारे में हमने आपको बताया, और लेमुआ और कोमकासा जैसे जो मेजर फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं इनकी हमने चर्चा की। जैसे कि लेमुआ किस लिए, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर दे कि कहीं ऑपरेशन हो रहा है तो तेल अगर घट गया है तो तेल दे दे, पानी दे दे, जैकेट दे दे सैनिकों के लिए, और कोमकासा के कम्युनिकेशन वगैरह को शेयर करे। नाउ 2020s के टाइम पे देखेंगे तो फोकस शिफ्ट हुआ इंडो पैसिफिक पे, कि टर्म ही बता रहा है इंडो पैसिफिक, नॉट साइबर, सॉरी नॉट एशिया पैसिफिक। साइबर सिक्योरिटी क्योंकि बहुत बड़ा खतरा का डोमेन है, सारा हैक कर लिया तो चीजें। एआई, एआई तो कितना बड़ा पावर है, यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। मशीन लर्निंग, एआई, डीप फेक्स एंड ऑल दैट। ओके, क्लीन एनर्जी पर फोकस है क्योंकि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट। आर्टेमिस अकॉर्ड को जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके एक्सप्लोरेशन के लिए, तो हमने उसमें हम शामिल हुए। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भी हम शामिल हो गए, जो अमेरिकन लेड है। ना ये तीन बातें आप आंसर में लिख दीजिएगा। वाजपेयी जी ने कहा था कि 21वीं सदी में हम नेचुरल एलाई हैं, मतलब कोई आर्टिफिशियल नहीं है। हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते ही करते हैं। हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हम दोनों चाहते हैं कि वर्ल्ड में प्रोस्पेरिटी आए, ट्रेड बढ़े, एक दूसरे के जो वर्ल्ड लेवल पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो प्रमोट हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया ने हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री को त्याग दिया है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया पहले सोचता था कि यार यूएसएसआर को भी साथ में रखना है, वो भी नाराज नहीं हो जाए, ये भी नाराज नहीं हो जाए। इंडिया ने कहा नहीं, हम खुलकर खेलेंगे, हमारी इंटरेस्ट जिसके साथ मिलेंगे हम वहां डिफेंस एग्रीमेंट तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, इनका कहना है कि पहले हम लोग ना अमेरिका से डील करते थे, वी यूज टू डील विद ईच अदर, बट नाउ वी आर वर्किंग विद ईच अदर। अब हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। दिस shows the positive direction in which where the two countries are moving now। इंडिया यूएस रिलेशनशिप को अगर आप देखेंगे तो लेट अस लुक एट पॉलिटिकल कोऑपरेशन फर्स्ट। इसमें हाई लेवल विजिट्स रहे हैं रेगुलरली दोनों देशों की तरफ से।
मोदी जी तो कई बार जा चुके हैं, उनकी जो संसद है उसको दोबारा से एड्रेस भी कर चुके हैं। बाइलेटरल डायलॉग्स में जैसे हमने रसिया के साथ आप देखा था, जापान के साथ, उसी तरीके से 2+2 जो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आपस में बात करते हैं और इन दो विषयों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर जो रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक क्षेत्र में देखें तो सबसे ज्यादा व्यापार हम अमेरिका के साथ ही कर रहे हैं, 131 बिलियन डॉलर का व्यापार है। तीसरा सबसे बड़ा एफडीआई अमेरिका हमारे यहाँ ला रहा है और निर्यात सबसे ज्यादा हम अमेरिका को करते हैं। इंडिया ने इंडो पैसिफिक का जो आर्थिक फ्रेमवर्क है उसको भी इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है और जो एमएसएमईज है उस पे हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एमओयू का मतलब है कि बाइंडिंग नहीं है, हम ऐसा करने का सोच रहे हैं। अगर रक्षा के क्षेत्र में देखें तो हम मेजर डिफेंस पार्टनर हमें अमेरिका बोल रहा है, छोटी बात नहीं है। कोमकासा, बेसा, लेमुआ हमने देख लिया। एक MQ-9 ड्रोन डील भी 2024 में हुई। मालाबार एक्सरसाइज है, ये क्वाड के अंतर्गत कंडक्ट की जाती है और भारत और अमेरिका का बाइलेटरल एक्सरसाइज भी है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, आप इसको भी लिख देंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी में। आईसीईटी यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो इस पे भी हमारा फोकस है। नाउ स्पेस के क्षेत्र में हमने बताया कि इसरो और नासा, जैसे चंद्रयान 1 पे हमें उसने कोऑपरेट किया जब हम चंद्रमा पे पहली बार वाटर के लिए ट्राई कर रहे थे। निसार निसार जो सैटेलाइट है तो इसमें अर्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, नासा इसरो का कोलैबोरेशन है। एक्जियोम मिशन 4 है जिसमें इंडिया के एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला, आईएसएस के लिए है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, जो करीब 400 किलोमीटर है। नाउ इंडिया ने आर्टेमिस एकॉर्ड को भी ज्वाइन कर लिया है, जो सेलेस्टियल बॉडीज जितनी होती हैं उनका हम एक्सप्लोरेशन कर सकेंगे। क्लाइमेट और ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है अमेरिका हमें देता है, जिससे कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल्स को पीछे छोड़ेंगे। स्ट्रेटेजिक एनर्जी का पार्टनरशिप है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म है और एक सोलर अलायंस भी था, आईएसए इंडिया लेड था। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, आप सभी को पता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अमेरिका पिछले महीने यानी जनवरी 2026 में इससे वापस कर लिया अपने आप को और अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत बोला। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 बिलियन का फंड भी दिया है और 2030 का क्लाइमेट और एनर्जी एजेंडा है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बना जिसमें कि सेकंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं उन पे विशेष बल दिया गया है ताकि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कम से कम हो सके। 2008 का सिविल न्यूक्लियर डील, अभी हमने 1, 2, 3 एग्रीमेंट आपको बताया, वही है ये। टेररिज्म और साइबर को लेकर अगर बात करें तो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है काउंटर टेररिज्म पे और आईसीटी पे, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। डायस्पोरा देखें तो करीब 40 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं, जिसमें कि 2 लाख जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है कि जो हमारी इलीगल जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं उनको ले जाया गया है तो उसको लेकर के। ग्लोबल और डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करें तो यूएन में हमारी कन्वर्जेंस है, अमेरिका भी चाहता है कि रिफॉर्म्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का भी एक अहम भूमिका हो। WTO में, G20 में, क्वाड में ऑफ कोर्स हमने आपको अभी बताया। तो एनएसजी का मेंबरशिप भी चाहता है अमेरिका, एकदम खुल के सपोर्ट करता है कि भारत एनएसजी का मेंबर बन जाए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और जो आईईए का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है तो उसका फुल मेंबरशिप मिले। नाउ चैलेंज क्या है भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप में? टैरिफ है। टैरिफ आप देख रहे हैं कि करीब 50% तक लगा दिया गया। तो इससे जो हमारा जो दवाई वाला क्षेत्र है, फार्मा या कपड़ा का है, टेक्सटाइल या जेम्स एंड ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक से बुरी तरह प्रभावित हुआ। ट्रेड इम्बैलेंस भी तो है, देखिए मार्केट एक्सेस जो है वो कम है और अमेरिका हमें कहता है और हम उसको कहते हैं। 2019 में एक जीएसपी था, उसको रिवोक कर लिया है, अभी ईयू ने कर लिया है। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, तो इसके तहत जो है हमें ज्यादा मुनाफा हो जाता था, मार्केट एक्सेस थोड़ा इजी हो जाती थी और कम रेट जो एलडीसी को ट्रीटमेंट मिलता है वो ट्रीटमेंट मिल जाता था। इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अमेरिका को लगता है कि हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तो अमेरिका हमेशा से शिकायत करता है और स्पेशल 301 रिपोर्ट निकालता है जिसमें भारत का नाम दे देता है। और जो भारत का जो
जेनरिक ड्रग का पॉलिसी है वो अमेरिका के जो आईपी रूल्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स, उससे जो है वो कहीं ना कहीं टकराते हैं, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो ज्यादा समय तक मुनाफा कमाना चाहता है और भारत को लगता है कि भाई देखिए हमारे हेल्थ कंसर्न्स भी हैं, गरीब लोग यहाँ रहते हैं, और उनको अगर जेनरिक दवाएं सेम जो अगर दवाएं अगर अफोर्डेबल रेट पे नहीं प्रोवाइड करेंगे और हमेशा के लिए आप चाहेंगे कि पेटेंट आपका बना रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। इमिग्रेशन को लेके H1B वीजा पे विवाद है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करते हैं ट्रंप, और बहुत सारे इमिग्रेंट्स के जाने पे अपना ऑफ कोर्स वोट के लिए बहुत कुछ बातें कहते हैं। जियोपॉलिटिकल डिफरेंस भी है, जैसे रसिया जो है अमेरिका कहता है कि अगर कोई देश रसिया के साथ व्यापार करेगा तो हम उस पर काटसा लगा देंगे। यूक्रेन पे चाहता है अमेरिका के भारत जो है खुलकर यूक्रेन का साथ दे। ईरान के मैटर पे वो चाहता है, जैसे हमारे जो हमने जो है चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ईरान से अमेरिका के कहने पे हमने 2019 से ही तेल खरीदना बंद कर दिया, और चाबहार जो प्रोजेक्ट है तो उसको अप्रैल तक इसको जो है वो छूट मिला हुआ है 2026 तक। तो देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। इस बार का जो बजट था 2026-27 का बजट, तो उसमें इसको कोई भी फ्रेश एलोकेशंस नहीं मिली है, और इसके पहले जो भी पैसे थे वो हम सारे पैसे हमने लगा दिया। तो जब चाइना के साथ यूएस का राइवलरी होता है, तो जब भारत कहता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो ये भी अमेरिका को नाच गंवार गुजरता है कि अरे यार तुम तो पड़ोसी हो चाइना के, तो तुम तो हमारा साथ दो। ऐसा नहीं चलता है, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लेंगे। टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो भारत का जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट था जिसमें डेटा लोकलाइजेशन, तो अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगा। यूएस का जो रिस्ट्रिक्शन है एआई पे, ड्रोन्स पे, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, वो इंडिया के हितों के अगेंस्ट है। नाउ ट्रेड पे टेंशन है, हमने बताया कि अब टैरिफ 10% कर दी गई है। रीजंस क्या है टैरिफ लगाने का? देखिए, भारत रसिया से तेल खरीदता है, पहला रीजन। दूसरा है कि अमेरिका को लगता है कि भारत में टैरिफ बहुत ज्यादा है, ड्यूटी जो इंपोर्ट ड्यूटी है या नॉन टैरिफ बैरियर है वो ज्यादा है, इसलिए हम लगाएंगे। $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, जब भारत के साथ वो ट्रेड करता है। ट्रेड टॉक्स एफटीए अभी तक साइन नहीं हो पाया है, इनफैक्ट हम नेगोशिएशन वाले दौर में ही है। और जियो पोलिटिकल प्रेशर है कि जो यूएस के जहां जहां इंटरेस्ट अलाइन करते हैं भारत वैसा वैसा कर दे, इसलिए वो चाहता है। न प्रभाव भारत पर क्या पड़ा है? देखिए, अगर प्रभाव देखेंगे भारत पर क्या प्रभाव प्रभाव पड़ा है, तो निर्यात में तो अफेक्ट होगा ही। 10% अगर हमारा निर्यात अमेरिका को जा रहा है, $87 बिलियन का प्रभाव पड़ सकता है। नाउ सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, लेदर, केमिकल्स, मैशनरी बुरी तरह प्रभावित हैं। रोजगार सृजन, जॉब क्रिएशन में खासकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उनमें जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो सकता है। जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो इंडियन गुड्स जो है ऑफ कोर्स जब उस पर टैरिफ लग जाएगा तो अमेरिकन मार्केट में वो 30 से 35% ज्यादा महंगी बिकेंगी, तो अमेरिका का जो कंज्यूमर है वो क्यों खरीदेगा महंगा प्रोडक्ट? तो जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेन है ट्रेड टॉक्स को लेकर के। नाउ इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है? इंडिया बोला है कि देखिए ये बिल्कुल अनफेयर है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और लॉजिक के आधार पे नहीं है, अनरीजनेबल है। नेगोशिएशंस हम कर रहे हैं ताकि एक बैलेंस्ड और फेयर दोनों के हितों में जो हो वो ट्रेड डील हम साइन कर लें। और जयशंकर ने, जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि वी विल फाइंड सम लैंडिंग ग्राउंड, राइट। आत्मनिर्भर भारत भारत ट्राई कर रहा है ताकि अपनी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको हम बूस्ट कर पाए। वे फॉरवर्ड यही है कि भाई ट्रेड के लिए बातचीत करो, नेगोशिएट करो, दोनों देशों के जो हितों में है वो काम कर लो। अपने एक्सपोर्ट को अमेरिका पे केवल निर्भर क्यों रहते हो कि 10% उसी को भेजेंगे? यूरोपियन यूनियन को भेजो, गल्फ जो खाड़ी के देश हैं उनको भेजो, पूर्वी एशिया को भेजो। वल्नरेबल सेक्टर्स पे थोड़ा फोकस दो, जैसे कि जो भी हमारे अभी हमने वल्नरेबल सेक्टर्स, मान लो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे अपैरल है, तो उसको इंसेंटिव दे दो, थोड़ा ड्यूटी रिफंड दे दो, उनको क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करो। अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाओ कि हम कॉम्पिटिटिव बने, जिसमें कि वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो। आप अपनी तैयारी में भी तो यही करते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस करने के लिए क्या करते हैं? वैल्यू एडिशन करते हैं, अपने आंसर में इनोवेशन लाते हैं। और फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि मतलब व्यापार करने के लिए आप ऐसा करो ना कि अब ये नहीं कि इतना ज्यादा आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, इतना ज्यादा कागज मांग दो कि व्यापार करना ही मुश्किल हो जाए। कोई आदमी व्यापार के बारे में सोचे तो इतना क्लियरेंस मांग दो कि ये क्लियरेंस लाओ, वहां से क्लियरेंस लाओ, इतना कट्ठा तुम्हारा जमीन होना चाहिए, फिर वो समस्याएं फंसी रह जाएंगी। एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर दो आप, केवल रसिया पे रिलाई मत करो, मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, यहाँ से भी मंगाओ। मल्टीलैटरल लेवल पे ईयू और ब्रिक्स से आप कोलैबोरेट करो। नाउ ट्रम्प 2.0 देखेंगे, 47वें राष्ट्रपति हैं। क्या ऑर्डर्स इन्होंने दिए हैं? पेरिस क्लाइमेट डील से बोला बाहर आ जाएंगे, 66 करीब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ गए हैं, डब्ल्यूएचओ भी इसमें शामिल है।
कहना क्या है इनका, बोलते हैं कि यार रिफॉर्म हुआ ही नहीं है, ये संस्थाएं खत्म हो गई हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकली बायस्ड है, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करती हैं और यूएस पे एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन का काम कर रही हैं। अमेरिका क्यों इनका बूस्ट होएगा? और अमेरिका को $856 मिलियन देना पड़ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है। फिर इनका कहना है कि मतलब जो इन्होंने ऑर्डर साइन किया कि अमेरिका फर्स्ट, मतलब इसके तहत बहुत सारे मतलब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर इन्होंने अपनाए हैं, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप, उन्होंने अब कह दिया कि यार ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी अमेरिका में जन्म लिया और स्वतः वो अमेरिका का नागरिक हो गया, ऐसा नहीं होगा अब। फिर सदर्न बॉर्डर पे आप देखेंगे तो उन्होंने जो मैक्सिको का बॉर्डर है तो वहां पे अपनी सेना को खड़ा कर दिया है और जो इमिग्रेशन है वो काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है। दो जेंडर का पॉलिसी लाया है। ये बोलते हैं कि ये यार ये तीसरा जेंडर क्या होता है, हम नहीं मानते हैं, मेल और फीमेल बस दो ही जेंडर रहेंगे। ट्रम्प का कहना है तीसरा जेंडर नहीं होगा। इंक्लूसिव पॉलिसीज उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, इंक्लूजन जैसी चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, बोला कि ये मैक्सिको गल्फ क्यों कहेगा, हमारे बगल में है, इसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर दो, बात खत्म। नाउ इसमें पूरे विश्व में ट्रंप के दोबारा आने से क्या प्रभाव पड़ा? तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रभाव पड़ा कि ये डब्ल्यूएचओ और पेरिस जैसे एग्रीमेंट से बाहर हुए सबसे पहला। तो जब इससे बाहर होंगे तो डब्ल्यूएचओ से बाहर होंगे तो क्या होगा, उसको पैसा कम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जो हेल्थ पे डब्ल्यूएचओ काम करता है वो काम नहीं कर पाएगा। पेरिस एग्रीमेंट से बाहर होते हैं तो जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। फॉसिल फ्यूल्स पे फोकस है, मतलब ये कोयला पे, नेचुरल गैस पे कह रहे हैं यार हमें अपने तरीके से जीने दो, हम चाहे इन्वायरमेंट, उनका मानना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज हो ही नहीं रही है, ये एक नैरेटिव है जो सेट कर दिया गया है। ओके, ट्रेड वॉर है जिसमें कि टैरिफ लगा दो, प्रोटेक्शन इतना लगा दो। वेस्ट एशिया में आप देखो तो इसराइल को पूरा खुलकर समर्थन और मोस्ट प्रो इसराइल प्रेसिडेंट माने जाते हैं। और अरब कंट्रीज के साथ इनके रिलेशन खराब हैं, अच्छे नहीं है उतने। ईरान पे तो पिछले साल इसराइल के साथ मिलकर इन्होंने 12 दिन का अटैक भी किया था जून 2025 में। और लिमिटेड डायरेक्ट जो यूएस इन्वॉल्वमेंट है। नाउ चाइना यूएस राइवलरी देखने को मिल सकता है क्योंकि चाइना इनका की कॉम्पिटिटर है और इंडो पैसिफिक में भी टेंशन देखने को मिल सकता है। नाउ ट्रंप के आने से भारत अमेरिका संबंध में क्या, तो कुछ पॉजिटिव भी चीजें आपको दिखेंगी, जैसे कि हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं क्योंकि इंडो पैसिफिक पे खुलकर समर्थन देते हैं। क्वाड को रिवाइव जब 2017 में ये आए थे, तो क्वाड मतलब 2016 में आए थे वैसे, तो 2017 में इन्होंने क्वाड को रिवाइव कर इन्होंने ही किया था। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाहे वो आईसीईटी हो, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, या एआई क्वांटम टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे पॉजिटिव काम हो सकता है। हेल्थ के क्षेत्र में हम लीड कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका जो है डब्ल्यूएचओ से बाहर आ गया ना। लेकिन नकारात्मक भी कुछ पक्ष हैं, जैसे ट्रेड पे ये इतना ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, तो हमारा कॉम्पिटिटर भाई हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा जो माल है वो अमेरिका में तो बिक ही नहीं पाएगा। कह देते कि हम इमिग्रेशन पे इनका कहना है कि यार हम नहीं लेंगे, दूसरे देश से लोग आकर के हमारा जॉब खा जा रहे हैं, हम नहीं देंगे। मान लीजिए कोई इंडिया का आदमी था, अब उसके पुश्त पुश्त वहाँ कई मतलब पुश्तैनी लोग वहां पे रहने लगे हैं, तो ये कह रहे हैं नहीं, उसको अचानक से ये नहीं कि मतलब वहीं पे जन्म लिया तो उसको बर्थ बर्थ के आधार पे अमेरिका में पहले सिटीजनशिप मिल जाती थी कि अगर किसी का जन्म अमेरिका में हुआ तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी। बोला ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होगा, हम पहले उसको देखेंगे और रूल बना दिया। एनर्जी पे देखिए आप, एनर्जी पे फॉसिल फ्यूल को कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होगा। क्लाइमेट पे हमने देख लिया। नाउ स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी आप देख सकते हैं क्योंकि प्रेशराइज करते हैं कि हमारे इंटरेस्ट पे अलाइन करो, हमारे इंटरेस्ट के साथ काम करो। तो कहीं ना कहीं जो हम रसिया और ईरान के साथ हम तेल खरीद रहे थे, ईरान के साथ हम अच्छा बार्गेन करते थे, रसिया का तेल हमें इतना अच्छा मिल रहा था, बट हमने कहीं ना कहीं रसिया के साथ भी कम कर दिया अमेरिका के दबाव में। तो नाउ वे फॉरवर्ड इंडिया यूएस रिलेशन का यही है कि डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में देखें तो आतंकवाद पे हम मिलकर काम करें, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज करें। डिफेंस जो टेक्नोलॉजी है, हम सबसे ज्यादा किस पे निर्भर हैं, करीब 36% हम रसिया से मंगाते हैं। एक टाइम था जब हम 60% 70% केवल रसिया से मंगाते थे। तो हम लोग केवल हम वहां से खरीदे नहीं, बायर सेलर वाला रिलेशनशिप नहीं हो, हम को प्रोड्यूस करें, को डेवलप करें एंड को प्रोड्यूस करें, मतलब साथ में डेवलप करें, साथ में प्रोडक्शन उसका करें। साइबर क्षेत्र में अमेरिका ऑफ कोर्स बहुत लीडिंग पावर है तो उससे हम कोऑपरेट करें। मिलिट्री में इंटर ऑपरेबिलिटी कोमकासा हमने आपको पढ़ाया। ट्रेड के क्षेत्र में मार्केट एक दूसरे को अपना मुहैया कराएं, एफटीए जल्दी से जल्दी नेगोशिएट करें
और म्यूचुअली बेनिफिशियल जो एफटीए है उसको साइन कर लें। टेक्नोलॉजी में एआई, क्वांटम टेक, सेमीकंडक्टर्स और आर&डी पे हम खर्च करें। आर&डी पे तो हम 0.65% अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं, बहुत ही कम है। हमें कम से कम 2% तो जाना ही चाहिए, 3% 4% खर्च करना चाहिए। ना रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें फोकस करना चाहिए, ताकि जो पर्यावरण के कंसर्न्स हो, जैसे हम हाइड्रो एनर्जी पे फोकस करें, अगर विंड एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। अमेरिका के पास पैसा है, वो पैसा भारत में लगाए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, तो वो हमारे लिए ठीक चीज है। डायस्पोरा अमेरिका में इतना ज्यादा रहता है, तो भाई कुछ ऐसा हम अमेरिका के साथ नियम जो है डील करें कि हमारी डायस्पोरा को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो हमें रेमिटांस भेजते हैं। और वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं रेमिटांस आता है तो वो इंडिया को आता है। वहां से कमा के अगर यहाँ भेज रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो इंडियन इकोनॉमी में पैसा खर्च हो रही है, तो इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं तो बढ़ेगी ही। ना जियो पोलिटिकल बैलेंस करें, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया अपना मेंटेन करे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि हम डिसाइड करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा, हम किसी देश के दबाव में अपने निर्णय को नहीं लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना। अगर मान लीजिए अमेरिका के कहने पे अगर हम ईरान से तेल खरीदना बंद कर सकते हैं, अमेरिका के कहने पे हम जो हमारे लिए एक फेयर ट्रेड ट्रेड पड़ रहा था, अच्छी कीमतों पे हम खरीद रहे थे, सस्ती कीमतों पे अगर तेल हम खरीद रहे थे रसिया के साथ, अगर वो हम कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जो है वो प्रभावित हो रही है। कंक्लूजन के क्षेत्र में आप प्रेसिडेंट ओबामा जो थे उनका लिख सकते हैं कि वर्ल्ड वुड बी लॉट सेफर व्हेन टू डेमोक्रेसीज स्टैंड टुगेदर। मतलब जो दोनों देश हैं, जो कि एक जो इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं जैसे कि फ्रीडम, आप इसको लिबर्टी भी देख सकते हैं, हालांकि दोनों के थोड़े अलग अलग मायने हैं, इक्वालिटी, इसके साथ साथ जो राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट है, इक्विटी है। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है, कानून के साथ ये चीजें चलती हैं, बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है, खासकर जो फोकस होता है वो लिबर्टी पे होता है। तो ये जब दोनों डेमोक्रेसीज एक साथ आएंगी तो जो वर्ल्ड होगा वो ज्यादा सेफर होगा, ज्यादा प्रॉस्पेरस होगा, ऐसा बराक ओबामा ने कहा था। और बाकी हमने वे फॉरवर्ड आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, हमने कोशिश किया है कि बहुत कम समय में पूरी इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप को, और अमेरिका कैसे देखता है, वैसे तो हम अगर चाहें तो बहुत सारे वीडियोस लग जाएंगे केवल अमेरिका को समझने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड का लीडिंग पावर है, लीडिंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड का जो नंबर 1 इकोनॉमी है। तो अगर जीडीपी पीपीपी को छोड़ दे तो समझना एक वीडियो में तो मुश्किल है, बट फिर भी जो हमारे आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है हमने उतना कर लिया है। धन्यवाद।